नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारत के एक मशहूर उद्योगपति और विश्व के अमीर लोगों में शुमार गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा वहां की ग्रैंड ज्यूरी ने 20 नवंबर को उनके ऊपर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। इसके बाद से ये मामला काफी चर्चा में है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटना को हम समझेंगे, इसमें आगे क्या होगा इसको समझने के साथ हम समझेंगे कि ग्रैंड ज्यूरी क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है और अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया में ये कैसी भूमिका निभाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौतम अडानी पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उनको लेकर। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि अब यूपीएससी हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में, जिसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास इसकी लोकेशन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चले। इसके लिए विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 9311406440 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नए बैच की शुरुआत जो हो रही है वो हिंदी माध्यम के लिए 9 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे और इंग्लिश मीडियम के लिए 12 दिसंबर से शाम को 6 बजे से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। तो आप इससे संबंधित किसी भी जानकारी को विस्तार से इस नंबर पर ले सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले समझ लेते हैं आज के चर्चा के पक्ष को। बात सबसे पहले हम खबर की करेंगे। तो खबर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रैंड ज्यूरी के माध्यम से 20 नवंबर को यह आरोप लगाए गए न्यूयॉर्क स्टेट में, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, कि $265 मिलियन रिश्वतखोरी इनके द्वारा की गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी निवेशक है, अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के माध्यम से गौतम अडानी के द्वारा सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने की कोशिश की गई। और ये जो अमाउंट है $265 मिलियन का जो अमाउंट है वो 2029 करोड़ रुपए के बराबर है। तो चूंकि ये एक बड़ा अमाउंट है तो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको शुमार किया जाता है। इस वजह से ये पूरी की पूरी खबर चर्चा में है। अभियोग क्या है इसके माध्यम से समझेंगे, अभियोग किसे कहा जाता है। साथ ही साथ ग्रैंड ज्यूरी क्या होती है इसको भी समझेंगे। अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया में ये कैसे भूमिका निभाती है, कैसे ये कार्य करती है, क्यों ये जरूरी है, इन सभी पक्ष को समझेंगे। आगे क्या होगा इसको देखने के साथ साथ अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी होगी कि सही इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो खबर हमने बताई आपको शुरू में ही, देख लेते हैं। अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क में यह अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। अब एलेज्ड ब्राइबरी अर्थात रिश्वत का आरोप लगा है। व्हाट दिस मींस, इसका मतलब क्या है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या होगा। अब न्यूयॉर्क में ग्रैंड ज्यूरी ने यह कहा कि गौतम अडानी और सागर अडानी, जो कि उनके भतीजे हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। रिश्वतखोरी का आरोप लगा, यह अमाउंट काफी बढ़ा है और बड़े अमाउंट के कारण इसको गंभीर अपराधों की श्रेणी में शुमार किया जा रहा है। आरोप किसके द्वारा लगाया गया है, तो आरोपकर्ता लीसा एच मिलर, डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, क्रिमिनल डिवीजन, जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है 20 नवंबर 2024 को। साथ ही साथ इस आरोप के साथ साथ ये पूरा का पूरा मामला काफी चर्चा में है। अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके एक एक चीज को। सबसे पहले देखिए, समझते हैं अभियोग क्या होता है। तो देखिए, अभियोग एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, हम कह सकते हैं औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर यह पता चलता है कि किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप पत्र, जिसको कि इंडिक्टमेंट भी कहा जाता है सरल भाषा में, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि आरोप पत्र एक औपचारिक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है और कानून के नियमों का पालन करते हुए चरण दर चरण एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के माध्यम से यह आरोप पत्र तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप पत्र किसी के लिए निकाल दिया जाएगा। इसमें क्या प्रक्रिया होगी, मान लीजिए कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके संबंध में सबसे पहले तो जांच की जाएगी और जांच के बाद यह तय होगा कि साक्ष्य क्या कहते हैं। तो जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वो तमाम माध्यम के हो सकते हैं, वो कुछ वीडियोस हो सकते हैं, साथ ही साथ गवाहों के बयान हो सकते हैं, दस्तावेज हो सकते हैं। इसके आधार पर साक्ष्य जो कलेक्ट किया जाएगा, उन सभी साक्ष्यों को जुटाकर अपराधों की जांच के माध्यम से सार्वजनिक अभियोजक, मतलब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसको ये सारे साक्ष्य को सौंप दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर जब उसको ये सारे साक्ष्य सौंपे जाएंगे
तो अब यहां पर देखा जाएगा कि किसी बड़े अपराध, जैसे कि इस मामले में बड़ी आर्थिक रिश्वतखोरी का मामला है, तो इसको बड़े और गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये बड़े अपराध से अगर जुड़ा होगा तो संघीय सरकार को भी ये दिया जा सकता है मामला। अब अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन किया जाएगा, किस टाइप का अपराध है, इसके आधार पर मूल्यांकन होगा, तो उन साक्ष्यों के आधार पर और इस जांच के आधार पर। अब अभियोजक जो जांच करेगा इसका, वो देखेगा कि अपराध कितना गंभीर है। अगर ये लगता है कि नहीं वाकई अपराध गंभीर है, फेलोनी कैटेगरी का है, गंभीर अपराध को फेलोनी कहते हैं, तो वो ग्रैंड ज्यूरी का चयन कर सकता है और ये मामला एक जूरी होगी, जो ग्रैंड जूरी होगी, उसको उसके चयन के माध्यम से वहां पर ये ट्रांसफर किया जाएगा और अभियोजक इस मामले को ग्रैंड जूरी के सामने रखेगा। अब फिर ग्रैंड जूरी की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ये तय करेगी कि मुकदमा आगे चलाया जाएगा कि नहीं, मुकदमा आगे चले कि नहीं चले, इसके लिए जिम्मेदारी ग्रैंड जूरी के ऊपर आएगी। आपको बता दें कि जो ग्रैंड जूरी होती है वो अपराध का निर्धारण नहीं करती है, वो ये नहीं बताएगी कि कोई अपराधी अपराध किया है कि अपराधी है कि नहीं है। वो क्या करेगी, जो ये सबूत सौंपे जा रहे हैं उसको, जो एविडेंस उसको दिए जा रहे हैं, इन सबूतों के आधार पर वो एक गुप्त कार्यवाही करेगी और उस गुप्त कार्यवाही में ये बात का मूल्यांकन करेगी कि क्या आगे इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। फिर आगे मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा, वो आगे की बात है। तो फिलहाल ग्रैंड जूरी इस बात को तय करेगी। अब समझ लेते हैं ग्रैंड जूरी क्या है, इसकी कार्यवाही कैसे होती है। तो देखिए, ग्रैंड जूरी जो नागरिकों का ही एक समूह होता है, पैनल होता है। इसमें कुछ नागरिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सबूतों की जांच करने का काम करते हैं और इसी के आधार पर यह तय होता है कि ये जिस भी व्यक्ति के ऊपर जो अपराध का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन साक्ष्यों के आधार पर यह तय होगा कि आगे मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त ग्राउंड बन रहा है कि नहीं, पर्याप्त आधार बन रहा है कि नहीं। इसी के आधार पर तय किया जाएगा। और यह प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए और कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है। अब ये क्या होता है? तो एक पैनल होता है। पैनल का मतलब ही होता है कि कुछ लोगों का समूह होता है और ये सामान्य नागरिक होते हैं और ये लोग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र अर्थात कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहने वाले नागरिकों में से ही रैंडम तरीके से इनका चुनाव किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मनमाने तरीके से किसी को भी चुन लिया जाएगा, रैंडमली चुनाव होता है ताकि ये प्रक्रिया निष्पक्ष रहे, इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से बनाया जा सके। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये तय करना है कि कोई भी गंभीर अपराध, फेलोनी हुआ है या नहीं हुआ है और आरोपी के खिलाफ आगे मुकदमा चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, ये तय करेगी ग्रैंड जूरी। ये इसका काम होता है। आगे अगर बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं, जो सदस्यों की संख्या होती है। तो बात ये न्यूयॉर्क की हो रही है, न्यूयॉर्क स्टेट की हो रही है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट में अगर आप देखें तो अधिकतम संख्या इसमें जो जूरी बनती है, ग्रैंड जूरी का जो निर्माण होता है, उसमें अधिकतम 23 सदस्य हो सकते हैं। और मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए कि उतने नहीं होंगे तो इसमें गणपूर्ति हम कह लें, जिसको कोरम कह लें हम जिसको, तो 16 सदस्य से कम उपस्थित होंगे तो फिर ये इसका कोरम पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मिनिमम 16 तो प्रेजेंट रहने ही चाहिए और मैक्सिमम 23 सदस्य होने चाहिए, तभी कार्यवाही इसके माध्यम से आगे बढ़ती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट के ग्रैंड जूरर हैंडबुक के अनुसार अगर देखें तो किसी भी व्यक्ति को तब तक गंभीर अपराध अर्थात फेलोनी के लिए मुकदमे में नहीं लाया जाएगा, अर्थात उसके ऊपर आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा तब तक जब तक कि जूरी, जो ग्रैंड जूरी है, वो आरोपित अर्थात इंडिक्टेड ना कर देती किसी भी ऐसे व्यक्ति को। अगर जूरी सहमत होती है कि नहीं भाई, इसके पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं, इन पर आगे मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो मुकदमा चलाया जाएगा, आरोप पत्र उसके खिलाफ जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आरोप पत्र के लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ग्रैंड जूरी की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रैंड जूरी क्यों जरूरी है? तो ये इसके माध्यम से ही ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी किया गया अपराध, किसी भी अपराधी के द्वारा किया गया अपराध कितने गंभीर प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि वो लोग इन सारी चीजों को, साक्ष्यों को तय करते हैं और देखते हैं कि गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने का जो निर्णय है वो निष्पक्ष तरीके से लिया जा सके और बिना अगर पर्याप्त सबूत के किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के बारे में अगर कोई आरोप लगा दे रहा है तो इस चीज से भी बचा जा सके। अगर ज्यूरी को लगता है कि नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, सबूत इस बात को बयान नहीं करते हैं, तो ज्यूरी इस बात को कहेगी कि नहीं भाई, आगे इन पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए। अब ये निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो इसमें भी कैसे निर्धारित करता होगा, इस चीज का निर्धारण कैसे होगा? तो मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य ही इस बात का निर्धारण करते हैं और उस पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही ज्यूरी इस बात का निर्णय लेती है कि आरोप पत्र उसके खिलाफ इंडिक्टमेंट जारी करना है या नहीं करना है। फिर मामला आगे ट्रायल के लिए अदालत में जाता है, फिर जहां आगे जाकर अंतिम निर्णय लेने की
बारे में सोचा जाता है। अब इसमें जूरी के कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर 23 सदस्य हैं तो 23 के 23 सदस्य सहमत होंगे तभी उनके ऊपर आरोप पत्र जारी होगा और आगे मुकदमा चलाया जाएगा। अगर इनमें से 23 या 16 जितने भी उपस्थित हैं, उसमें से अगर 12 सदस्य ऐसा मानते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए साक्ष्यों के आधार पर, तो फिर ये आगे की कार्यवाही जारी होगी। अगर 12 से कम होंगे तो आगे की कार्यवाही जारी नहीं होती। अर्थात मान लीजिए अगर 11 लोग ही कहते हैं कि मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसके लिए मिनिमम 12 लोगों को कहना पड़ेगा। आगे की प्रक्रिया फिर ये तय करेगी कि आरोपी पर मुकदमा चलेगा, फिर वहां पर वो दोषी है कि निर्दोष है, ये आगे तय होगा जब अदालती कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ट्रायल पे मुकदमा जाएगा, वो सार्वजनिक रूप से होता है। फिलहाल अभी तक जो जूरी की कार्यवाही होती है वो गुप्त तरीके से होती है। अभी आपने जो देखा, जो जूरी ने कहा, 20 नवंबर को जो बात कहा, उसने जूरी ने ये कहा साक्ष्यों के आधार पर कि $265 मिलियन अर्थात 2000 लगभग 29 करोड़ रुपए की लेन देन में जो रिश्वतखोरी का मामला है वो गौतम अडानी और उनके साथ सहयोगियों के ऊपर उनको दोषी पाया गया है। अब आगे इस पर अदालत में मुकदमा चलेगा। अब अगर दोषी इसको यहीं पर स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं दोषी हूं, तब तो उसको वहीं सजा हो जाती है। लेकिन अगर वो स्वीकार नहीं करता है तब भी वो आगे मुकदमा चलना ही चलना है। और जाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो स्वीकार क्यों ही करेगा। तो आगे अब मुकदमा चलता है, अब उसमें ये आरोप सिद्ध होते हैं कि नहीं सिद्ध होते हैं, ये काल के गाल में ये बात है, आगे तय होगी। फिलहाल आपको ये बताना जरूरी था कि ये पूरी प्रक्रिया में जूरी का क्या रोल होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे फिलहाल ये तय होगा कि अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो अगर उनको जेल में रखा जाए, या आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उनको जमानत मिल सकती है। तो ये फिलहाल बात की बात है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे इसका सही जवाब देने की। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर किस देश में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। विकल्प आपके सामने हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा। तो उम्मीद है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।